जी, ये ब्रेक से पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, ये क्लियर हो गया सबको? जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। Yes, sir, clear है. ओके, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। मैस्कुलिनिटी फेवर्स मटेरियल पोजेशंस, इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है मैक्सिको एंड जर्मनी। इसका मतलब ये होता है कि कुछ सोसाइटीज होती हैं जिसमें मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जिसमें मेल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन फीमेल। तो इसके ये कुछ एग्जांपल दिए उन्होंने मैक्सिको और जर्मनी और फिनलैंड और नॉर्वे में। कुछ लोग जो है फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन में बिकॉज ऑफ द स्पेशल डेमोक्रेटिक एंड केयरिंग सॉर्ट ऑफ नेचर एंड नर्चरिंग सॉर्ट ऑफ नेचर। तो ये भी आपको एनालाइज करना होता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कल्चर इज देयर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इसके अलावा जो शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स प्रोड्यूसिंग द बिहेवियर नॉर्म्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए कल्चर की जो बहुत सी डायमेंशंस होती हैं, इसको शायद पहले भी हमने डिस्कस किया था। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होती हैं वो वैल्यूज, नॉर्म्स एंड बिलीव्स होती हैं। वैल्यूज, नॉर्म्स एंड बिलीव्स। ये वैल्यूज क्या होती हैं? व्हाट आर द वैल्यूज? वैल्यूज क्या होती हैं? नॉर्म्स, बिलीव्स क्या होते हैं? सर कुछ स्पेसिफिक वो होते हैं, रूल्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है, उन्हीं को कहते हैं सर। ओके, एनीवन एल्स? ओके, कल्चर की मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन में इंक्लूड होती हैं वैल्यूज, बिलीव्स एंड नॉर्म्स। वैल्यूज को हम कहते हैं कि व्हाट इज, इसको अगर हम सिंपल वे में डिफाइन करें तो हम कहते हैं व्हाट इज कंसिडर्ड गुड एंड व्हाट इज कंसिडर्ड बैड इन द ऑर्गेनाइजेशन। What is the acceptable behavior and what is not acceptable behavior in the organizations, and it varies from organization to organization. इसको शायद हमने डिस्कस किया था आई थिंक, या किसी और क्लास में डिस्कस किया हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्ट होता है ना, कोई एक्टिविटी बाद दफ़ा एक ऑर्गेनाइजेशन में तो अच्छी समझी जाती है, वही एक्टिविटी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी नहीं समझी जाती। ठीक है, तो दैट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो यू हैव टू एनालाइज इट दैट व्हाट इज कंसीडर्ड गुड एंड व्हाट इज कंसीडर्ड बैड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है, इसी तरीके से कल्चर कंट्री टू कंट्री भी वेरी करती है ये जो कल्चर होता है। So you'll have to be very careful about these values, norms, and beliefs. ठीक है? Then influences the compensation practices. इसकी बेस पे जो organization culture होता है वो influence करता है compensation practices को. Whenever you are going to design the compensation practices, you'll have to study the culture in detail as well. Flattening the organization. फ्लैट दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लीन स्ट्रक्चर भी समटाइम्स कहते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। लाइक जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में तो अभी तक वही लॉन्ग स्ट्रक्चर है, अपर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, हायरार्कीज ही होती हैं। लेकिन अगर फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में जो नंबर ऑफ हायरार्कीज हैं डेट वो खत्म हो जाती हैं, जो यूजुअली होता है आपके प्राइवेट सेक्टर में या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। उसमें समटाइम्स हम कहते हैं कि लोअर लेवल मैनेजमेंट का तो लेवल ही खत्म हो गया। अब सारे जो है एज अ टीम वर्क काम कर रही होगी, अपर मैनेजमेंट भी विद मिडिल लेवल सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है दैट इज मोर लीन इन नेचर, और उसमें हायरार्किकल लेवल जो होता है वो कम होता है, उसमें गैप कम होता है। इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनाइजेशन में टीम ओरिएंटेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो एज अ टीम काम कर रहे होते हैं, टीम वर्क को प्रेफर कर रहे होते हैं। और नाउ अगेन दैट डिपेंड्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। So these are some of the important characteristics of culture. जी क्लास, ये चीज़ें क्लियर हुई आपको रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर?
जी, any question about organizational culture? Is it clear? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके। डिजाइनिंग पे फॉर नॉलेज प्रोग्राम्स, इसमें अभी जो मैं आपको बता रहा था बिफोर द ब्रेक कि जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं कंपनसेशन में, उसमें एक प्रोग्राम होता है डिजाइनिंग पे फॉर नॉलेज प्रोग्राम्स। इसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है, एज अ सेपरेट लेक्चर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट ब्लॉक्स बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू दी स्किल लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज़। इस स्किल जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें जो हम स्किल टाइप्स को भी कंसीडर करते हैं और उनके बाद नंबर ऑफ स्किल्स कितनी हैं उनको भी कंसीडर करते हैं। उसकी बेस पे तमाम ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ब्लॉक्स बना लेते हैं और जो जो एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में लाई करता है उसके मुताबिक उसको हम कंपनसेट करते हैं। इसको डिटेल में हमने डिस्कस करना है इन दी अपकमिंग लेक्चर्स। ट्रांजिशन मैटर्स, स्किल असेसमेंट, अलाइनिंग पे विद द नॉलेज स्ट्रक्चर। इसमें हम जो पे को अलाइन करते हैं विद द नॉलेज स्ट्रक्चर, उसका नॉलेज कितना है, उसका स्किल लेवल कितना है, अगेन दैट इज द नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम्स। देन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन देते हैं, इन हाउस ट्रेनिंग देते हैं, अगेन उनके नॉलेज को इन्हांस करने के लिए भी अरेंज द डिफरेंट इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आउटसोर्स भी करते हैं कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेशन भी ऑफर करते हैं टू दी डिफरेंट एम्प्लॉयज। So all these are the part of the pay for knowledge programs. डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल फेजेस को अभी हमने डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइंस, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें देखें जो डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हम डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लाइफ साइकिल, वो समटाइम्स डिफरेंट होती हैं। कुछ हमने चीज़ें अभी डिस्कस भी की हैं, जैसा ग्रोथ फेज है तो ग्रोथ फेज में न्यू कंपनीज डिफरेंटेशन स्ट्रेटजीज को जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन ऑफर द गुड कंपनसेशन पैकेज फॉर आवर एम्प्लॉयज और डिफरेंट हम कंपनी जो आपके कॉम्पिटिटर जितना पे करते हैं उससे ज़्यादा पे करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है तो आपकी इनकम ज़्यादा हो रही होती है। तो दैट इज द टाइम इन विच वी कैन अट्रैक्ट मोर knowledgeable employees towards your organization। मार्केट कॉम्पिटिटिव पे सिस्टम पे फोकस करते हैं। नो, ये तभी फोकस कर रहे होते हैं जब आपकी इनकम हो रही होगी, और इनकम आपकी हो रही होती है ज़्यादा ग्रोथ स्टेज पे, जिसमें आपका सेल्स रेवेन्यू वगैरह भी बढ़ रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन का। लॉन्ग टर्म इंसेंटिव प्रोग्राम इसी स्टेज पे हम इजीली दे सकते हैं, अगेन क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है वो स्ट्रांग होती है एट द ग्रोथ स्टेज। फंडिंग एम्फेसिस मोर ऑन R&D देन ऑन कंपनसेशन, और इसमें हम R&D को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं ग्रोथ स्टेज पे। R&D ताकि फ्यूचर में अगर मेच्योरिटी की स्टेज आती है तो आप कोई ना कोई डिफरेंट इन्वेंशन करें, उसको दोबारा ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं। मेच्योरिटी फेज में एस्टैब्लिश्ड कंपनीज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, वेल डेवलप्ड लेबर पूल और लो कॉस्ट स्ट्रेटजीज को उसमें फोकस करते हैं, क्योंकि अब आपकी जो मेच्योरिटी स्टेज आ गई है, उसी के से रेवेन्यू आपकी इनकम नहीं बढ़ रही होती। तो इस फेज में ज़्यादातर जो टारगेट होता है दैट इज ऑन लो कॉस्ट स्ट्रेटजीज। देन पे फॉर नॉलेज प्रोग्राम्स को हम ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं ये मेच्योरिटी फेज पे। स्किल बेस्ड पे प्रोग्राम, मेरिट बेस्ड प्रोग्राम, these three types of programs are mostly adopted at the maturity stage of the organization। डिक्लाइनिंग फेज में कंपनीज विद डिमिनिशिंग मार्केट्स, इसमें आपका रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाता है, तो इसमें डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी इफ मॉडिफाइंग करंट प्रोडक्ट सर्विस। अब इसमें दो तरह की स्ट्रेटजीज यूज होती है। अगर तो आप उसको दोबारा रिवाइव करना जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसमें यू कैन अडॉप्ट द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी अगर अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें आप अपने जो न्यू प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं या डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो यू कैन अडॉप्ट द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। ठीक है, अगर आप उसको लिक्विडेट करना चाह रहे हैं उसमें देन यू कैन यूज द लोएस्ट कॉस्ट स्ट्रेटजी। ये डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी और लोएस्ट कॉस्ट स्ट्रेटजी अभी हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले। लिक्विडेशन क्या होती है? व्हाट इज लिक्विडेशन? जी क्लास, व्हाट इज लिक्विडेशन?
जी नहीं तो पता। लिक्विडेशन में हम अपने एसेट्स को कन्वर्ट करते हैं कैश में। ओके, एसेट्स को हम कन्वर्ट करते हैं कैश पे, ठीक है, उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी जो फाइनेंशियल टर्म यूज होती है ना, कि कौन से आपके एसेट्स होते हैं जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा भी मतलब होता है लिक्विडेशन का। कंपनीज के इन्वेंटरीज को सेल करना होता जी है लिक्विडेशन में। जी, अपने जो डिविजन्स को, अपने डिफरेंट डिविजन्स को सेल करना शुरू कर देती है, अपनी एसेट्स को सेल करना शुरू कर देती है, क्योंकि डिक्लाइन हो रहा है ना। डिक्लाइन फेज पे जब ऑर्गेनाइजेशन होती है तो या तो वो उधर से रिवाइव करने की कोशिश करती है, या फिर अपनी एसेट्स को सेल करने की कोशिश करती है, ताकि उनको बहुत ज़्यादा फिर नुकसान ना हो और वो मार्केट से आउट होने की कोशिश करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायरेक्टली लिक्विडेशन प्रोसेस। और जो आप बता रही थी लिक्विडिटी से पहले, वो आपकी होती है कि आपके कितने, आपके एसिड्स जो होते हैं कितने लिक्विड लिक्विड हैं, यानी कि कितनी जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। वो भी एक कंसेप्ट होता है जो हम फाइनेंस में यूज करते हैं। ओके, आई थिंक ये हमारा तकरीबन सेकंड चैप्टर जो था इसमें कवर हुआ है। अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा किसी का? एनी क्वेश्चन? ओके, आज सीआर नहीं, आई थिंक सीआर नहीं आज। ओके, आप में से कोई इसकी स्क्रीनशॉट लेके ना अटेंडेंस के लिए मुझे बेशक मैसेज कर दें। सर वो ले लिए, सीआर ने मुझे कहा था, तो मैं भेज दूंगी सीआर को। जी, वो मुझे बेशक भेज दें इसमें या इसमें उसको सीआर को भेज दें, ताकि मैं ओके सर, भेज दूँ। फॉलो कर लें। ओके, इस ओके। अभी तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का इसमें से आज जो हमने चीज़ें की हैं? नो क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था सर, यहाँ पे जो हमारा जो प्रीवियस जी जी बताएं। जी बताएं क्वेश्चन।